एक कहानी सुनाता हूँ। छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे, देश थे। उनमें कुछ राजा ऐसे थे, वो बहुत धूर्त थे। वो राजा बनने लायक नहीं थे, लेकिन वो अपनी धूर्तता से राजा बन गए। अब ऐसे राजाओं ने ये सोचा कि हम, अगर हमें सारी ज़िंदगी राजा बन के रहना है तो कैसे, तो क्या किया जाए। अब ऐसे तो राजा अलग अलग थे। तो जो मुखिया राजा था, मुखिया ने क्या सोचा कि हम ऐसे लोगों को पकड़े जो हमारी टाइप के लोग हैं। उसने खूब भ्रमण किया, सब देशों में गया। तो उसने कुछ ढूंढा कि ये तो हमारी कैटेगरी के राजा हैं। उसने कहा इनको जो है हम मिला सकते हैं। और उसने उनसे बात की। उसने कहा भाई देखो, हम लोग हैं राजा, और प्रजा बीच बीच पे हमें परेशान कर सकती है। तो अगर गद्दी उतर गई तो सब बेकार। तो इस गद्दी पे बने रहना है। अब इसके लिए क्या करा जाए। तो हर राजा ने अलग अलग सजेशन दिया। एक ने कहा मेरे पास तो पावर है, मैं तो अपने लोगों को मरवा दूंगा, डर के मारे कोई हिम्मत नहीं करेगा। एक राजा ने कहा कि मेरे यहाँ तो एक डेमोक्रेसी है, अगर मैं चुन लिया तो कुछ हो नहीं सकता, और लोग नहीं भी चुनेंगे तो मैं पैसे के दम पे लोगों को खरीद के उनका वोट हासिल कर लूँगा। ऐसी ऐसी चार पांच कुछ राजा इकट्ठा हुए जिन्होंने कहा कि ठीक है, हम सब मिलके करते हैं, अगर हमें सारी ज़िंदगी ऐश करना है तो। अब उन्होंने, कुछ राजा ने ये भी कहा कि भाई पैसा कैसे कमाया जाए तो जनता का बवाल भी ना हो। तो मैं कहा कि चलो एक धमकाने का साधन करते हैं। तो उन्होंने बीमारी फैलाई। बीमारी ऐसी फैलाई कि लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग मरने लगे। अच्छा, वो जो राजा थे उनको पता था मुझे कुछ नहीं होना है, क्योंकि उनके पास एंटी वैक्सीन थी। उन्होंने सब इलाज कर रखा था। पुराने ज़माने में लोग पत्ते वत्ते यूज़ करते थे, वो उनको मतलब उन्होंने अपना प्रोटेक्ट कर लिया अपने को। झूठ मूठ के लिए भले दिखा दें कि मुझे भी हो गया, लेकिन उनको था किसी को नहीं। वो सब फुली प्रोटेक्टेड लोग थे। जनता में फैला दिया गया। तो उस समय एक राजा ने कहा भी कि भाई अगर इस तरह से बीमारी फैलेगी, लोग मरेंगे तो बहुत अफरा तफरी मच जाएगी। तो बाकी ने ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। भाई देखो, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा। अगर आधी पॉपुलेशन मर जाती है तो बहुत अच्छा है। हमें इंडस्ट्री बचा के रखनी है, हमें जो व्यापार है उसे बचा के रखना है, व्यापारियों को बचा के रखना है। और गरीब लोग मरे तो मरने दो, क्योंकि हमारा खर्चा कम हो जाएगा। जब खर्चा कम हो जाएगा तो मेरे पास लूट की रकम ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ अमीर लोग रहें, ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा पैसे खर्च करें, बिजनेस चले, और ये व्यापारियों को हम साथ रखते हैं। तो इस तरह के उन्होंने कहा, गुपचुप तरीके से ये किया, और उनका बड़ा सक्सेसफुल रहा। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, चोरी करना, बेईमानी करना, डकैती डालना, कत्लेआम करना, ये कोई सभ्य समाज की चीज़ें तो है नहीं। ये तो असभ्य समाज की, क्रिमिनल लोगों की चीज़ें हैं। सभ्य समाज तो ये समझ ही नहीं सकता कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है, क्या षड्यंत्र हो रहा है, क्या आपराधिक षड्यंत्र हो रहा है, ये किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन होता है, आम पब्लिक नहीं समझ पाती है। अब देखिए, उसमें अगर हम, वो जो कहानी है उस कहानी को अगर देखा जाए तो कितना हमें मिलता जुलता अपने देश से लगता है। देखो, 700 साल, 800 साल मुगल रहे, 200 300 साल करीब अंग्रेज रहे, 8,000 साल मोटा मोटा लगा लो कि हमारा देश गुलाम रहा। इस गुलामी की 1,000 साल की गुलामी की अवस्था में किसी ने वो महसूस नहीं किया जो पिछले 6 7 साल में लोगों ने महसूस किया। क्योंकि अफरा तफरी मचाई गई, पूरे देश को अफरा तफरी मचाई गई। अचानक लॉकडाउन, नहीं सॉरी, अचानक नोटबंदी। ऐसा भी समय आया कि जब पुराने नोट चलना बंद हो गए और नए नोट छपके मिले नहीं, और लोग सड़क पे आ गए, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं रह गया। और ये जानबूझ के किया गया। डर, डर पैदा होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ऐसे ही अचानक इंडस्ट्री में जीएसटी कर दिया गया। आपको पता है, जीएसटी में जब बना तो जितने लॉ थे उससे ज़्यादा उसमें चेंज हो चुके हैं, यानी वो पूरा लॉ ही चेंज हो चुका है। अचानक वो भी किया गया। देखो, नोटबंदी का बहुत सारा तरीका है।
इससे पहले भी नोटबंदी हुई है, ऐसा नहीं है। नोटबंदी हुई है लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। भाई ये नोट बंद, आप जब ये नोट बैंक में जमा करोगे बैंक दूसरा नोट दे देगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि मैं नोट बंद कर दिया और 2 महीने के अंदर चेंज करा लो, वरना आपको नोट नहीं मिलेंगे, और नोट नए छाप के दिए नहीं, लोगों के पैसे जमा करा लिए, दिए ही नहीं। क्या लोगों को बोल दिया कि पैसे ही नहीं है, बैंक में पैसा जमा करो तो मिलेंगे नहीं तुम्हें। अब ये जो खतरनाक षड्यंत्र था, ये आपराधिक षड्यंत्र था, उसके बाद जीएसटी भी ऐसे ही हुआ। कोई भी तरीके से कोई भी काम अच्छे तरीके से किया जाए और वो मानव की भलाई के लिए किया जाए, देश की भलाई के लिए किया जाए, तो वो कोई भी काम हो वो सब अच्छा होता है। लेकिन किसी को काम को इस तरीके से किया जाए कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाए, लोगों को क्षति पहुंचाए, लोगों को मानसिक आघात पहुंचाए, लोगों की जान ले, तो वो खतरनाक षड्यंत्र उसे कहते हैं। उससे फिर वो काम नहीं कहते। फिर क्या हुआ, अचानक सीए एनआरसी आ गया, पूरे देश पर तहलका मचा दिया गया है। यानी पूरे देश को बिखराने की कोशिश की गई, पूरे देश को धमकाने की कोशिश की। अचानक ही बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, बच्चों के ऊपर गुंडे जाके मार रहे हैं, बच्चों को पुलिस अटैक कर रही है। क्या क्या कुछ इस देश ने इस 6-7 साल में नहीं झेला। अफरा तफरी, तबाही। और ये ऐसा मुझे लगा जैसे जो आपके घर में कोई, आपकी माँ है और कोई एक चाकू से उसके वार करके उसका मांस काट के ले जाए और खा जाए, तो वो कौन होगा? वो नरभक्षी होगा। मेरे देश के साथ ऐसे ही हुआ। जब नोटबंदी हुई, जब सीए एनआरसी आया, जब जो भी आया, देखिए सीए एनआरसी का मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने आप सबको आपका पहचान पत्र इशू किया है, आपका पहचान पत्र इशू किया है। आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास जो देश का पहचान पत्र होता है, आपकी ये भारतीयता का जो पहचान पत्र है, आपके देश के, आप उस देश के है, पासपोर्ट, वो इशू किया। ये सारे पहचान पत्र तो सरकार ने इशू किए। तो जिनके पास वो पहचान पत्र हैं वो इस देश के नागरिक हैं। अब भाई मैं 70 साल पुराना पेपर, कौन सा 70 साल पुराना पेपर? क्या 70 साल पहले देश ने किसी को बोला था कि, या 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो क्या ये बोला गया था कि साहब आप ये पेपर रखो, मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आप ही भारत के नागरिक हो? है तो अचानक आप 70 साल बाद पुराने पेपर कैसे मांगने शुरू कर दोगे? तो ये सब चीज़ें जो थी वो एक देश में अफरा तफरी का माहौल किया गया। अब ये जो कोरोना आया, अब ये बताओ कोरोना से इतनी बड़ी सरकार ने क्या किसी की सहायता की? किसी को भी एक पैसे की भी सहायता गवर्नमेंट से मिली? नहीं मिली। बल्कि उल्टा आपसे पैसा मांग लिया गया, भाई हमें दो, और वो पैसा कहीं नहीं खर्च हुआ, क्योंकि किसी को उसकी सहायता मिली नहीं। एक गरीब को एक रोटी भी नहीं मिली उससे। तो सब गया कहाँ, सब हुआ कैसे? ट्रेनें बंद कर दी गई। भाई ट्रेनें आप सैनिटाइज क्यों नहीं कर सकते हो? आप ट्रेनों को सैनिटाइज करो, लोगों को घर भेज दो। नहीं भेजा गया। इंडस्ट्री बंद कर दी गई। आज भी व्यापार तड़फ रहा है, आज भी लोग तड़प रहे हैं। 17-18% लोग मानसिक विकार के शिकार हो गए। आज भी लोग डर के माहौल में जी रहे हैं कि आज नौकरी है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी। 1000 साल की गुलामी और 60-65 साल कांग्रेस के राज्य में, इवन 5 साल पुराने भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भी, जो अटल बिहारी का शासन था, ऐसा माहौल कभी किसी ने नहीं देखा। हालांकि अटल बिहारी के समय में भी एक प्रॉब्लम आई, पेंशन उन्होंने बंद की। जो अंग्रेज ने, मतलब अंग्रेज इतने दयालु थे कि उन्होंने कहा कि पेंशन दो लोगों को, क्योंकि जो आदमी ने 58 साल तक आपके साथ काम किया है, बुढ़ापे में वो कहाँ जाएगा, उसको पेंशन बनती है। ये ईमान है, ये इंसानियत है जो उनके अंदर थी, और उन्होंने ऐसा किया। लेकिन आज जय श्री राम, गर्दन काट दो, जय श्री राम, गर्दन काट दो, जय श्री राम। एक आदमी 10 आदमी एक आदमी को पकड़ के मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों के खिलाफ क्या क्या नहीं हो रहा है। अच्छे अच्छे लोग टीवी में कुत्तों की तरह लोग लड़ रहे हैं।
भाई सभी आदमी ऐसे बात करते हैं? ये बताओ। कोई आदमी तेज भी बोलता है तो उसे असभ्य माना जाता है कि चार आदमी ढंग से बात करते हैं। मेरा देश जो अक्रॉस द टेबल लोग शांति से अच्छा डिस्कशन करते थे, वो कब से कुत्तों की तरह जाके टीवी पे लड़ने लगे। मेरे देश को बनाया क्या गया? मेरे देश को जानबूझ के बर्बाद किया गया। जॉब खत्म कर दी गई। जॉब खत्म करने से क्या होगा? बच्चे हमारे क्या करेंगे? जब नहीं रहेगा तो क्रिमिनलिटी की तरफ जाएंगे, सुसाइड करेंगे, बुरी तरफ जाएंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश के खिलाफ, पूरे देश को बर्बाद करने के लिए। आप बहुत अच्छे से अगर सब कुछ सोचोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, किसी भी देश की आत्मा क्या होती है? देखिए, सारे पार्ट उसके जुड़ के रहें। हाथ कट जाएगा तो आत्मा दुखी होती है, आप भी दुखी होते हो। पैर कट जाएगा तो भी दुखी। आपका शरीर अच्छा काम करता है जब सारे पैर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म सर्व जाति के लोग जब मिल के रहते हैं तो वो देश की आत्मा खुश होती है। दिमाग क्या होता है? दिमाग क्या काम करता है? दिमाग हमारा क्या है? मेरे वो लोग, वो संस्थाएं, वो चाहे परमाणु संस्थाएं हों, चाहे सैनिक संस्थान हों, चाहे मेरे व्यापारिक संस्थान हों, वो जो सरकार के अंदर हैं और उनको नॉलेज है। भारतीय पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये क्या है? इनको पेट्रोलियम की नॉलेज है। यही देश का दिमाग है, पेट्रोलियम का दिमाग है। जो मेरे बड़े बड़े कारखाने जो सरकार के हैं वो उनके, तो ये हमारा, ये क्या है, हर एरिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो केमिकल है, ये मेरा पूरा कंप्लीट दिमाग वो है। तो हमारे देश को जो इतना वर्ल्ड में सुपर पावर बना वो उस दिमाग की वजह से बना, क्योंकि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंसी, मेरे दिमाग को किसी से पूछना नहीं था। देखो, जैसे एक बच्चा होता है, उसको नॉलेज नहीं होती, वो दूसरे से पूछता है, वो खुद नहीं कर सकता। और एक जो मैच्योर्ड आदमी होता है, जो समझदार होता है, वो क्या होता है, उसका सब नॉलेज होती है। तो मेरे देश को बच्चे से बड़ा बनाया गया कांग्रेस से, जिससे ने उसको बच्चा बना के उसको मजबूत बना दिया, उसकी सब समझ में आने लगा। लेकिन अब अगर मुझे उसको वापस बच्चा बनाना है तो मैं उसका दिमाग वीक करूँगा। तो दिमाग वीक करने के लिए क्या करना है? जो संस्थाएं, जो दिमाग था उसको बेच दो, निकाल दो। अब भारत जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं ऐसे, उसको निकाल दो, तो भारत का दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। भारत का दिमाग कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा? फिर वो बच्चे की तरह दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा कि मुझे ये बता दो, मुझे ये बताओ। तो फिर क्या होगा? जैसे बच्चे को कोई फ्री में तो पढ़ाता नहीं है, टीचर पैसे लेते हैं, नहीं तो ट्यूशन कराते हैं, कुछ भी करेंगे वो। तो वही हो जाएगा कि फिर आपको देश को सिखाने के लिए ट्यूटर आ जाएंगे प्राइवेट के रूप में, जो आपसे पैसा लेना शुरू करेंगे। तो साहब, पूरे देश को बर्बाद करने का जो पूरा, देखो किसी देश को कैसे बर्बाद किया जाता है? उसका कल्चर ख़त्म कर दो, उसकी इकोनॉमी ख़त्म कर दो। कल्चर इकोनॉमी दोनों आप ही ख़त्म हो गई, ख़त्म। चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 इंच ज़मीन पे अगर कब्ज़ा हो जाता था, कोई हिम्मत भी करता था कब्ज़ा करने की, तो देश में हाहाकार मच जाता था। ये कांग्रेस का समय था। आज चुपचाप आपकी ज़मीनों पे पता नहीं कितनी किलोमीटर लैंड पे आप पे कब्जा हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब भी करने से पहले एक स्टडी की गई होगी कि इस देश में कितने कायर हैं, इस देश में कितने देशभक्त हैं, कितने लोग बोलेंगे और कितने लोग नहीं बोलेंगे। जब मुग़ल आए तो कितने लोग घरों में छुपे थे, जब अंग्रेज आए तब कितने लोग जेब में घुटे थे, कितने लोगों ने गद्दारियाँ करके उन लोगों को लाए। वो गद्दार तो आज भी होंगे। इसी के कैलकुलेशन के बेस पे ये सब किया गया। अब ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मेरा आने वाला बच्चों का जो भविष्य है वो ख़त्म। देखिए, देश तो तभी भी हिंदुस्तान था। मुग़ल आए तो आप बर्बाद हो गए ना। आज कहते हैं मुग़ल आए तो हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, तो आज भी नहीं सुरक्षित है। आप आज भी अगर आपके देश के दुश्मन आ रहे हों, चाहे वो अपने लोग हों, चाहे वो बाहर के लोग हों, किसी ने भी आपके ऊपर कब्जा कर लिया और आपका बुरा कर रहे हैं, तो वो आपके दुश्मन है। मैं तो कहता हूँ इससे लाख गुना अच्छे अंग्रेज़ थे, जो इससे लाख गुना अच्छे जो मुग़ल थे। कम से कम देश का हित तो कर रहे थे। देश अमीर तो था, देश की जीडीपी तो ज़्यादा थी, देश के पास पैसा तो था, देश तो मजबूत था। भले ही शासन वो औरंगजेब कर रहा था, बाबर कर रहा था, कोई भी कर रहा था। जब जब ब्रिटिश आए उनके समय भी यही हुआ। तो और देखिए, हर समय एक चीज़ बताइए,
अंग्रेजों के समय में अंग्रेज कितनी सेना लेके आए थे? मुट्ठी भर। आपके ऊपर गोलियां कौन चला रहा था? खुद आपके लोग, जो अंग्रेजों से सैलरी ले रहे थे अपने ही लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए। और आज भी वही हो रहा है, अपने ही लोग अपने को मारते हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज देश को समझना पड़ेगा कि देश क्या है, देश की जनता क्या है। मेरे देश रोज एक छलनी हो रहा है उसका सीना, ये बहुत शर्म की बात है। आज जब सारी रेलवे बंद है, किसी साहब ने टिकट दिखाया, 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट, 50 रुपए का। मतलब हर तरीके से आपकी जेब से पैसा निकालने की कोशिश हो रही है। आप गरीब बन के सुसाइड करके आप ख़त्म हो जाओ, या आप गुलाम बन जाओ। जैसे गुलाम होते थे, आपको गुलाम बनाने का पूरा तरीका किया जा रहा है, पूरा गुलाम बनाया जा रहा है आपको। और स्टेप बाय स्टेप ये हो रहा है, और हम सब लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। अब ये देश को समझना है, नहीं समझना है, ये तो देखिए, इतना बड़ा देश है, किसी एक के बोलने, नहीं बोलने, समझने समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर सब लोग मिलकर सामने आएंगे, मुझे करना क्या है, बहुत सिंपल करना है, लोगों के हित में काम करना है, लोगों के हित में काम करना है बस। जो अच्छा ना कर सको तो कम से कम बुरा मत करो। भाई पहले 10 रुपए का रेलवे टिकट था, तुम आज भी रखो, प्लेटफॉर्म टिकट था, तुम आज भी रखो। पहले देश में अमीरी थी, अब देखो कि देश में पैसा पहले कहाँ से आता था, जैसे आता था वैसे ही करो। कोरोना के तुम सब कुछ लॉकडाउन करके भी तुम्हारे 25 लाख के हो गए, क्यों लॉकडाउन करके रखा है? खोल दो, व्यापार बढ़ेगा, लोग में इम्यूनिटी बढ़ेगी, लोग डेवलप होंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। भैया तो लॉकडाउन करके तुम्हारा ठीक हो गया होता तो मान लेते, लॉकडाउन करके ठीक तो हो नहीं रहा है। और सही बात यह है कि लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। टेस्ट इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि जब आप कहते हो कि 8,000 रुपये में, जो मिनिमम वेजेस है, 8,000 से 9,000 के बीच में जो भी आती रकम, उतने में एक आदमी परिवार चला सकता है। देश की सरकार का ये मानना है, जो उन्होंने मिनिमम वेजेस 324 रुपये और 300 रुपये जो भी फिक्स कर रखा है, उसके हिसाब से 9-10 हज़ार रुपये में आप पूरा घर चला सकते हो। तो जो 9,000 रुपये में पूरा घर चला सकता है, वो 5-4,500 रुपये तो गवर्नमेंट की फीस है, बाकी सब मिला के 8-9 हज़ार रुपये का बिल आता है। तो एक महीने का बिल अगर वो कोरोना टेस्ट में दे देगा, मान लो किसी गरीब के परिवार में, किसी मजदूर के परिवार में कोरोना है, और उसने उसको टेस्ट कराने में एक महीने का पूरा पैसा दे दिया, तो वो खाएगा क्या? तो जो 10,000 रुपये जिसको तुम पूरे महीने का खर्च चलाने के लिए देते हो, मतलब वो अपना रहेगा, खाएगा, इलाज कराएगा, बच्चे की एजुकेशन सब जो 10,000 में कर लेता है, तो तुम इतना जुल्म क्यों कर रहे हो कि उससे 10,000 रुपये उसका तुम चार्ज कर रहे हो कोरोना टेस्ट का? तो कोरोना टेस्ट कराना पसंद करेगा। अगर वो पैसे दे देगा तो वैसे भी मर जाएगा, क्योंकि वो भूखा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है वो बीमारी झेल के भी मरेगा, उससे क्या होगा, बीमारी फैलेगी। तो बेसिकली बीमारी को जानबूझ के फैलाया गया, बीमारी को भी व्यवसाय बनाया गया, पैसे कमाए गए, और उससे कोशिश की गई कि बीमारी फैलती रहे, अफरा तफरी बनी रहे, देश में भय का माहौल बना रहे। इस भय के माहौल के पीछे सब सामान बेच दिए जाएं, देश को बर्बाद कर दिया जाए, और लोग अपने घर से भी कोरोना के डर से नहीं निकल पाए। कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। क्या ये षड्यंत्र नहीं है? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप कह दो जब तक कोरोना ठीक नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल नहीं होता, हम कुछ नहीं करेंगे, ना आपको सामान बेचेंगे, ना संस्थान बेचेंगे, ना किसी का नुकसान करेंगे। देश के पास इतना पैसा है कि सबको बोलते हैं कि आप लोगों का सैलरी मत काटो, लोगों का रोज़गार मत काटो, सारी फैक्ट्रीज ओपन कर देंगे, आप फैक्ट्री आओ, काम करो, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। सिर्फ मैं कमाऊंगा, तुम सब भूखे मरोगे, तो बहुत शर्म की बात है। बाकी तुम लोग देशवासी हो, देश तुम्हारा है, जैसे चलाओगे देश वैसे ही चलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, जो वाइजर अंतरिक्ष में छोड़ा गया, जब वो कितना 17-18 करोड़ वर्ष, प्रकाश वर्ष जब पीछे चला गया, तो उसकी एक फ़ोटो खींची गई पलट के पृथ्वी की तरफ से। पृथ्वी एक छोटा सा डॉट था, जबकि वो एक ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा हिस्सा उसने कवर किया था। वहाँ से देखने में हम एक डॉट था, पूरी पृथ्वी मेरी एक डॉट की तरह थी। तो हमारा इस ब्रह्मांड में क्या वजूद है, तो सोच सकते हो। जो लोग आज 4 पैसे अच्छे जीवन के लिए, बढ़िया खाना और ऐश करने के लिए जो लोगों को के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं,
उनको सोचना चाहिए कि क्या वो सारी ज़िंदगी जिएंगे। मरना है उन सबको। कोई अपने को पैसा कमा के बचा सकता है? कोई माई का लाल इस दुनिया में है कि पैसा कमा के अमृत खरीद ले वो जिंदा रह जाए? तो 4 दिन ज़्यादा दिन जाएगा। कोई नहीं बचता है, कोई भी नहीं बचता है। उस प्रकृति, उस ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो साथियों, जो जुल्म कर रहे हैं उनसे भी, जो जुल्म सह रहे हैं उनसे भी, आप दोनों भी बराबर के भागीदार हो। क्योंकि ये जो देश आपका है, उस देश को संभालना, उस देश को अच्छे से रखना, वो आपका काम है। थैंक यू।